नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात के साथ, और आज कार्यक्रम में चर्चा होगी उस गंभीर विषय की जिसका सामना पहाड़ों को करना पड़ रहा है। पहाड़ों और बारिश की जुगलबंदी हमेशा से खुशनुमा एहसास मानी जाती है, लेकिन इस बार हिमाचल में जो हुआ उसके बाद तो मानो बादलों और पहाड़ों का रिश्ता ही बदल गया है। हिमाचल में भारी बारिश के बाद भूस्खलन और पहाड़ों के दरकने की घटनाओं ने चिंताएं बढ़ा दी है। राज्य के ज्यादातर रास्तों पर आवाजाही बंद है। तबाही का कुछ यही हाल उत्तराखंड के तमाम इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक बार फिर पहाड़ों की सेहत को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पूछा जा रहा है कि आखिर पहाड़ों पर मची इस खलबली की वजह क्या है, और सवाल यह भी क्या पहाड़ अब इंसानी गलतियों की सजा भुगत रहे हैं। इन्हीं सवालों की आज करेंगे पड़ताल। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुदरत ने मानो हिमाचल के पैरों तले जमीन खींच ली है। जिन खूबसूरत पहाड़ों पर हिमाचल को नाज है, वो पहाड़ अब दरकने लगे हैं। हिमाचल के ज्यादातर इलाकों में जिंदगी बेबस नजर आ रही है। पहाड़ों पर जो मकान कल तक सीना तान कर खड़े थे, उनको कुदरत ने मिट्टी में मिला दिया है। रेल ट्रैक के नीचे से जमीन गायब है, और कल तक जो पहाड़ सुकून की वजह थे, वो आज मलबे में बदल चुके हैं। पहले तस्वीरें विनाश की देखिए, लोगों के घर, मकान, दफ्तर किस तरीके से मलबे में तब्दील हो गए हैं, और मलबा बन जाने के बाद लोगों को किस तरीके से मजबूर होना पड़ रहा है, वो तस्वीरें भी दरअसल मैं आपको दिखा रहा हूं। आप जरा ये सामान देखिए, लोग अपने घरों का जरूरी सामान लेकर यहां से निकल रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को चेतावनी दी गई है कि पहाड़ अभी दरक सकते हैं। आप देख सकते हैं, लोग अपने घरों का जरूरी सामान, फ्रिज, टीवी, चेयर, कंप्यूटर, गैस सिलेंडर, सब सामान यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। देखिए, पूरा टेम्पो तैयार है। हिमाचल के लिए अगस्त का महीना बर्बादी की अनगिनत कहानियां लेकर आया है। अब तक यहाँ लैंडस्लाइड के बाद से 950 रास्तों पर आवाजाही मुश्किल हो गई है। हिमाचल प्रदेश के 2100 बस रूटों पर यातायात बाधित है। शिमला इस वक्त मौसम की मार से सिसक रहा है। आबादी का बोझ उठाते उठाते शिमला के लिए बादलों का बोझ उठाना भी मुश्किल हो गया है। आबादी जो है, ये बढ़ती आबादी ही बर्बादी का रीजन है, क्योंकि इतनी ज्यादा कमर्शियलाइजेशन हो गई है, इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया हिल्स का, कि अब ये भार नहीं सह सकेंगी। सैलानियों के लिए शिमला भले ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, लेकिन शिमला में 2.5 लाख की आबादी की रिहाइश भी है। 1899 में जब शिमला बसा था, तो केवल 20,000 की आबादी यहाँ रहा करती थी। आज हाल ये है कि शिमला के ढलानों पर मकान खड़े हैं। असुरक्षित और अनियंत्रित निर्माण ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया है। देखने में भले ही हिमाचल का हाहाकार कुदरत की मार लगे, लेकिन इन हालात के लिए इंसानी मनमर्जी को भी नकारा नहीं जा सकता। क्वालिटी स्ट्रक्चर्स भी कारण है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की मैंने बात की है कि जो हमारा प्लिंथ लेवल में है, उसमें हार्ड रॉक होना चाहिए। पिलर पर जब मकान खड़ा होता है तो हार्ड रॉक होना चाहिए। और दूसरी जगह ड्रेनेज के कारण भी है। ड्रेनेज के कारण क्या होता है कि पानी पहाड़ में रिसता रहता है और पहाड़ कमज़ोर हो जाते हैं, और जब तेज़ बारिश होती है तो ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, क्योंकि पानी रिसता रहता है। कहीं पानी ने तो अपनी जगह बनानी है, और फिर पहाड़ कमज़ोर हो जाते हैं, और फिर उस पहाड़ को कमज़ोर में हम जब गर्मी का सीजन होता है तो मकान बनाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि ये पहाड़। अब बात शिमला तक सीमित नहीं है। बादलों से उतरी तबाही को इस बार करीब करीब पूरे हिमाचल ने करीब से देखा है। इसी 14 अगस्त की बात करें तो हिमाचल में सामान्य से 8 गुना ज्यादा बारिश दर्ज की गई। ठीक 1 महीने पहले कुल्लू और मंडी में भी ऐसी ही तबाही बरपी थी। जो हिमाचल कल तक बाहें पसार कर पर्यटकों का स्वागत करता था, उस हिमाचल में आज करीब करीब हर रास्ते पर रुकावट के लिए खेद है कि तख्ती लटकी है।
मल्टीफैक्टोरल के साथ साथ क्लाइमेट चेंज जो है एक बहुत बड़े खतरे की आहट है, और इस तरह से सडन रेन मीन्स शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी रेनफॉल विल अकर मोर ऑफ्टन, मतलब ये बहुत कॉमन फिनोमिना होंगे और ऐसा बहुत सारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट कह रहे हैं। तो हमें इंश्योर करना होगा कि हम जो वनरेबिलिटी असेसमेंट होने के बाद बिल्डिंग कोड और फ्लड गाइडलाइन जो बनी है उसके बाद एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को अलाउ करें। इसमें कोई दो राय नहीं, इस बार बादलों ने पहाड़ों का सबसे मुश्किल इम्तिहान लिया है और जिस तरह हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक बादलों ने बर्बादी के निशान छोड़े हैं, उसने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि आज पहाड़ कुदरत की मार क्यों झेल रहे हैं? क्या हमने पहाड़ों को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है? सवाल ये कि पर्यावरण से जिस तरह हमने छेड़छाड़ की है, उसकी सजा क्या पहाड़ों को भुगतनी पड़ रही है? हालांकि ये सवाल सालों पुराने हैं, लेकिन ठीक जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। शिमला से सत्येंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पहाड़ों में जो हालात पैदा हुए हैं, उन्होंने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं और कोशिश आज हम करेंगे कि इसी की पड़ताल की जाए कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है, ये हालात क्यों बने हैं, ऐसी तबाही क्यों देखने को मिल रही है पहाड़ों में, लगातार ये सिलसिला थमता क्यों नहीं है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मेहमानों से परिचय हम आपका करा दें। डॉक्टर गुफरान बेग हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने देश के पर्यावरणविद हैं। इसके अलावा डॉक्टर एलिस राठौर, फॉर्मर डीजी आईएमडी, हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ नवीन भटनागर जी भी मौजूद हैं, फॉर्मर डीआईजी एनडीआरएफ, और हमारे साथ टिकेंद्र सिंह पवार भी इस चर्चा में शामिल रहेंगे। शिमला के मेयर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और बात क्योंकि हिमाचल की हो रही है, बात क्योंकि शिमला की हो रही है, और शिमला की खासकर इसलिए क्योंकि इतने सालों में शिमला ने ऐसी तबाही नहीं देखी है। बरसात पहले भी हुई है, मॉनसून में बादल पहले भी बरसे हैं, जबरदस्त बरसात हुई है, लेकिन ये मंजर किसी ने नहीं देखा। टिकेंद्र जी, सवाल मेरा सीधा आपसे, क्योंकि आप उस व्यवस्था से जुड़े हैं जो शिमला को चलाती है, जुड़े रहे हैं आप उस व्यवस्था से, तो मेरा सवाल सीधा यह है कि तबाही आखिर क्यों आई? देखिए, मैं आपके एक विशेषज्ञ को सुन रहा था और वो 100% बात सही कर रहे हैं। हमारे दुनिया के जो सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक हैं, उनकी एक रिपोर्ट होती है, आईपीसीसी रिपोर्ट, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और वो ये कह रहे हैं कि अब हिमालय और कोस्टल भारत जो है, सबसे ज्यादा वहां पर तबाही होने वाली है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की। उसका मतलब ये है कि कम समय में ज्यादा बारिश होने वाली है। तो आपका प्रेसिपिटेशन हम देख रहे हैं, 711 मिलीमीटर हमारे हिमाचल में बारिश होती थी, अभी ऑलरेडी हम 780 मिलीमीटर पहुंच गए हैं और 1 महीना अभी और बचा हुआ है। तो उसका मतलब ये है कि जो पहले एक शताब्दी में 100 साल में एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट होता था, अभी वो 100 साल में 100 से ज्यादा होंगे। लेकिन क्या हमारी उसके लिए तैयारी है कि नहीं है? मेरा ये मानना है हम बिल्कुल भी उसके लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है तैयार? पहाड़ी राज्यों, क्योंकि मैं एक जो हिमालय पर्वत है उनके 11 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज का संगठन भी चलाता हूं, उसमें मैं काम कर रहा हूं माउंटेन फोरम के नाम से। हम लोग एक बात समझ रहे हैं, खासकर ये जो 90 के दशक के बाद से, जब राज्यों को केंद्र ने कहा कि भाई देखो, हम अब तुम्हें मदद नहीं करेंगे आर्थिक रूप से, आपको अपने रिसोर्सेज को अपने आप जनरेट करना होगा। तो राज्यों ने क्या शुरू किया अपने जनरेट रिसोर्सेज करने के लिए? अपना हाइड्रो पावर, बिजली बेचना शुरू किया। आपको आंखें बंद करके आपने हाइड्रो पावर की परमिशन दी। और अभी तो ये है, जिस दिन आपके सतलुज में बाढ़ आएगी साहब, आपका पूरा ये भाखड़ा डैम तबाह होकर पूरा पंजाब खत्म हो जाएगा। आप मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि जहां से सतलुज हिमाचल प्रदेश में घुसती है और भाखड़ा तक वो पूरी की पूरी टनल में हमने घुसा दी है। तो हमने हाइड्रो पावर से अपना पैसा कमाना शुरू किया। दूसरा क्या कहा उनको? जैसे अब उत्तराखंड फंस रहा है उसी ट्रैप में, 4 धाम यात्रा, आप टूरिज्म लाओ। अभी टूरिज्म कितना लाएंगे, उसकी कैरिंग कैपेसिटी हमने कभी सोचा ही नहीं। तो हम टूरिज्म लाने के लिए क्या करेंगे? 4 लेन करेंगे। और 4 लेन करेंगे, आज आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे दोनों जो रीजन है, कुल्लू का और शिमला का, जहां पर करीब करीब हम ये कहते हैं कि महीने में 500 करोड़ रुपए की हम लोग आय करते थे, आज ये 0 आय हो गई है। तो ना हमारा टूरिज्म चल पा रहा है, क्योंकि हमने क्या कहा कि हम पहाड़ को काट रहे हैं। पहाड़ को काटने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमने अपनाई नहीं कि हम टेरेस में काटते हैं, हमने वर्टिकल काट दिए। और इसलिए मैंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ एक FIR रजिस्टर की है कि उन्होंने क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है। तीसरा, हमने सीमेंट का प्रोडक्शन शुरू कर दी। तो ये तबाही में हम सब शामिल हैं। ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज है, लेकिन क्लाइमेट चेंज तो पूरे दुनिया में आ रहा है। उसके लिए जो अडेप्टेबिलिटी, जो मुख्य सवाल है, उसके लिए हम तैयार नहीं है। टिकेंद्र जी, और अब शिमला शहर में मैं लास्ट में बोलना चाह रहा हूँ, शिमला शहर में हमने जैसे CDMA बनाया, सिटी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ एक्शन। अभी CDMA जो है वो आपका फिर भी DDMA चलता है, डिजास्टर डिस्ट्रिक्ट।
तो वो रेटिफाई नहीं हुआ है। तो उस पे जो कंप्लीट वल्नरेबिलिटी ऑफ, मुझे ये लगता है कि कंप्लीट रिस्क मैपिंग होनी चाहिए। हालांकि शिमला फिर भी क्लाइमेट एटलस में बहुत ऊपर है, एनपीडीआरआर में मैं खुद गया था प्रेजेंट करने के लिए, लेकिन वल्नरेबिलिटी अब जोन और सब जोन पर आधारित होनी चाहिए। आपके कैसे बिल्डिंग बने चाहिए, जैसे हमारे मुख्यमंत्री कह रहे, सिर्फ वो ना काफी, वो है अच्छी बात है, लेकिन क्यों आरसीसी हो? और ये 90 के बाद से जब मिडिल क्लास इमर्ज हुई, हम आरसीसी दबादब लगा रहे हैं। पहाड़ का एक आर्किटेक्चर चाहिए। जी, मैं आपसे, आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर रेज किए हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पे बोली हैं, लेकिन मैं आपसे एक साधारण आदमी के नजरिए से समझना चाह रहा हूं कि कोई भी शहर हो, कोई भी राज्य हो, वहां पर एक सिस्टम वर्क करता है। उस सिस्टम में अलग अलग पॉइंट्स पर चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। क्या हम ये माने कि ये जो आपने पॉइंट रेज किए हैं कि वनरेबिलिटी की बात है, कि इस पॉइंट पर हमें असेस करना चाहिए था, रिस्क फैक्टर हमें देखने चाहिए थे, तो क्या इस पूरे सिस्टम के अंदर इन सालों के दौरान, अगर हम शिमला की बात करें, इन सालों के दौरान कभी कोई चेक एंड बैलेंस एक्टिव नहीं हुआ? कभी किसी ने फिंगर रेज नहीं किया? और अगर रेज किया गया तो कभी क्या उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई? देखिए, हमारा वो सेंडाई फ्रेमवर्क है, एक डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, उसमें जैसे मैंने कहा शिमला का एक एटलस बना है। और शिमला की अगर आप बात करें, पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं, लेकिन हम बहुत वीक हैं। आप मतलब अगर आप मेरे से एक शब्द में पूछेंगे तो आप ये मैं आपको जवाब देता हूं, पहाड़ तैयार ही नहीं है इस आपदा के लिए, जो आपदा अब लगातार बढ़ने वाली है। क्योंकि उसमें बड़ा साफ है कि आपको पानी के स्रोत पे कोई मकान नहीं बनाना है, और आपका जो रिवाइन और गॉर्जेस है, नाले हैं, नदी के आसपास बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन हम देखते हैं उसमें सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन कौन, आप एक दो घर दिखा रहे, इंडिविजुअल छोड़िए, मैं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की बात कर रहा हूं, 13 मंजिल बिल्डिंग है, लॉयर्स चेंबर्स है, आपका पूरा नाले में बने हैं, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है जो पूरा का पूरा अभी 14 मंजिल बना दिए, हम सोचते भी नहीं थे शिमला में, पूरा का पूरा नाले में बना दिए। तो मतलब इंडिविजुअल अलग चीज है, मैं तो कह रहा हूँ खुद स्टेट अपैरेटस अपने आप ये कर रहा है। अब तो प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस को मुझे लगता है इससे बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो नेचर हिट कर रहा है, वो आपको सबक सिखा रहा है, हमें सबको सबक सिखा रहा है। चलिए, मैं आता हूं आपके पास टिकेंद्र जी, मैं सीधे गुफरान जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। बेग साहब, टिकेंद्र जी ने एक बात बोली कि क्लाइमेट चेंज एक बड़ा फैक्टर यहां पर उभर कर सामने आता है, लेकिन क्या क्लाइमेट चेंज यूनिवर्सली इस रूप में इंपैक्ट कर रहा है, या फिर हमारे यहां की खामियां और जो कमियां हैं वो एक मेजर रोल, एक कैटलिस्ट का काम यहां पर कर रही हैं उस क्लाइमेट चेंज को और एग्रेसिव करने में? देखिए, ये क्लाइमेट चेंज का जैसे आपने बोला वो हर जगह हो रहा है, वो बात सही है कि हर जगह हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें नेचर ने ऐसी दी हैं कि वो एडॉप्टेबिलिटी, नेचुरल एडॉप्टेबिलिटी इज, दे आर लेस वर्नरेबल, और जबकि कुछ जगह हैं जो कि बहुत वर्नरेबल हैं उसके लिए। तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट वही है, लेकिन जैसे कि पोल्यूशन है, दिल्ली के अंदर एकदम से ट्रैपिंग हो जाता है जबकि मुंबई के अंदर बह जाता है, तो उसी तरकीब से क्लाइमेट चेंज में। सो हमारे जो हिमाचल और ये जो एरियाज हैं, शुरू में हमने काफी लीनियंसी इसमें रखी, और टूरिज्म बढ़ाने के लिए और वहां पे मतलब मकान वगैरह बनाने के लिए बिना किसी वैज्ञानिक सोच के वहां पर हमने ये सब चीजें डेवलपमेंट करना शुरू किया। तो उस टाइम तो हमको लगा डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पीछे एक प्लानिंग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब तक हमारा नेचर ने हमें साथ दिया, जब तक तो हम लोग बहुत ठीक ठाक रहे, लेकिन नेचर की जो फ्यूरी आई और जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम पॉल्यूशंस और वाकई ये जो चीजें हो रही हैं, ये मानसून ट्रफ जो है कंटिन्यूअसली इतने समय तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, ट्रफ बना हुआ है हिमाचल में, नॉर्मली ये बहुत कॉमन नहीं है। और उसी की वजह से वहीं पर जबरदस्त बारिश हो गई, क्या भाई आप देखिए कि 8 गुना ज्यादा बारिश हो गई। अब हम उसके लिए तैयार नहीं है। तो हमारे जो एरिया हैं, ये पहाड़ी इलाके जो हैं, स्पेसिफिकली वो इलाके जो कि इतने ज्यादा पथरीले नहीं है, उनकी पहाड़ियां, वहां पर ये हाईली वर्नरेबल है, और उसके हिसाब से हमने साइंटिफिकली वो दृष्टिकोण रखा नहीं। दैट इज नंबर वन। नंबर 2 ये है कि जो हमारा जो पर्यटन होता है वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, सब लोग जाते हैं, लेकिन अभी पॉइंट क्या होता है कि इन पर्टिकुलर जगहों पर आपने अगर बहुत सतर्कता नहीं रखी, प्लास्टिक की थैली है निकाल के फेंक दिया, वो कर दिया, तो यहाँ पे ड्रेनेज जो सिस्टम्स होते हैं वो बहुत तेजी के साथ में पानी निकालते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड होते हैं। और अगर आपने उनको ही चोक कर दिया तो ऑब्वियसली आपके ऊपर ये जो आपदा आई है वो आएगी। तो ये दोनों चीजें, इसमें हमें खालिस क्लाइमेट चेंज को ही दोष नहीं देता, क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, लेकिन हम भी इसकी तरह से पूरी तरह से जिम्मेदार हैं 2 वजह से।
एक तो यह है कि जो हमारे पास्ट में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बिना ख्याल में रखते हुए जो हमने आगे किया, वो उसकी गलती को अभी कम से कम हमको सुधारना है और बहुत स्ट्रिक्टली। गुफरान साहब, इस समय जो हालात वहां पर बने हुए हैं, लोगों में काफी डर है, लोग जो है खौफजदा हैं, अपना घर छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। खुद सरकार की तरफ से कहा गया कि आप डेंजर जोन में आ चुके हैं, आप यहां से चले जाइए, सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। मेरा सवाल यह है कि जो डैमेज अब हुआ, इस दौरान हुआ, क्या ये इररिपेरेबल है या फिर इसको हील किया जा सकता है? और ये हीलिंग का प्रोसेस क्या होगा, कैसे होगा? ये हीलिंग का प्रोसेस तो है, लेकिन इट विल बी बहुत स्लो होगा, क्योंकि हमने जो मिस्टेकें कर दी हैं और जो मकान इन जगहों पे लगाए हैं, जैसे कि आपके पिछले वक्ता बोल ही रहे थे कि पहाड़, वो नाले के ऊपर जो है 10 मंजिला इमारत बना दी, 12 मंजिला इमारत बना दी। तो ये सब सोशियो इकोनॉमिक दृष्टिकोण पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे ख्याल से तो जो हमने गलतियां करी हैं, जो कि बहुत ही वर्नरेबल हैं और पूरे प्रदेश को उससे आपदा में डालने वाली हैं, उनको हम लोगों को नहीं रखना चाहिए। चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, 10-12 मंजिला इमारत अगर नाले के ऊपर है, तो मेरे ख्याल से वो फ्यूचर के लिए उतनी अच्छी नहीं है। अगर आपने एक बार अभी आप खमियाजा उठा लें उसका, लेकिन फ्यूचर को कम से कम आप सेव कर सकते हैं। तो ये मैं आता हूं गुफरान साहब आपके पास, मैं आपके पास आता हूं। मैं सीधे एलएस राठौर साहब का रुख करना चाहूंगा, फॉर्मर डीजी IMD। राठौर साहब, आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि कहा कि ये जो बारिश का साइकिल है, ये मानसून का जो साइकिल है, इसमें रेन की जो मात्रा है ये बढ़ रही है। ये जो बारिश का साइकिल, इसमें हम एक अजीब प्रकार का वो देख रहे हैं, जैसे जाता हुआ मानसून। हम तो बचपन में ये पढ़ते थे कि जाते हुए मानसून के अंदर छिटपुट बारिश होती है, वो केवल भिगो के चली जाती है, लेकिन यहां तो जो है बहा के ले जा रही है। तो ये जो साइकिल में चेंजेस आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर, इसकी वजह आपके नजर में क्या है? क्या ये नेचुरल है या फिर इसमें भी जो हमारी इंसानी गलतियां हैं उनका एक अहम रोल है? निश्चित रूप से, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये हो नहीं रहा, हम कर रहे हैं। और ये जो आपदाएं आ रही है, ये आ नहीं रही है, हम निमंत्रण देकर के बुला रहे हैं। जहां तक हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए और वहां की जो वर्षा की साइकिल है और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अगर उसे देखें, तो मैं मानता हूं कि ये जो घटनाएं अभी हो रही है, ये अभूतपूर्व है निश्चित रूप से, लेकिन अब आगे ये अभूतपूर्व नहीं रहेंगी। इससे अधिक मात्रा में वृष्टि होगी वहां पर, और तात्पर्य यह है कि ज्यादा नुकसान होने की संभावनाएं हैं। और अगर कहीं बारिश के मौसम में कोई भूकंप आ गया तो कोड़ में खाज हो जाएगी। कुल मिलाकर के अगर देखें, जलवायु परिवर्तन तो समग्र है, व्यापक है, पूरे विश्व में है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में उसके प्रभाव अलग अलग हैं। हमें उसका आकलन करना होगा। हिमाचल के संदर्भ में देखें तो मॉनसून, खास तौर से अगर मॉनसून के संदर्भ में देखें, तो इस जो उत्तरी ध्रुव में जो गर्मी हो रही है, उसके चलते जो मिड लैटिट्यूड वेस्टर्लीज है, जो पछुआ हवाएं चलती है, उनका जो स्थान है वो अपने स्थान से दक्षिण की ओर अधिक चलने लगी है मॉनसून में। और सर्दियों में तो ये रहती है हमारे लैटिट्यूड्स पर, लेकिन जैसे ही मॉनसून आता है ये आमतौर पर उत्तर की ओर बढ़ जाती है, चली जाती है। लेकिन अब चूंकि ये दक्षिण में ज्यादा रहती है, तो जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं वो मॉनसून के दौरान काफी ज्यादा आते हैं, ज्यादा प्रभावी। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो कहा जा रहा है कि जो एक्सपेक्टेड बारिश थी, जरूरत से ज्यादा बारिश का हो जाना, कई गुना बारिश का हो जाना, ये जो आपदा इस समय हम देख रहे हैं अपने इस समय के दौरान, पहले कभी नहीं देखा गया। कहा जाता है कि बारिश तो पहले भी होती थी, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। ये बारिश एक बड़ा फैक्टर है या फिर ये एक्यूमुलेट हो रही थी चीजें धीरे धीरे और इस बारिश ने उनको हमारे सामने लाकर रख दिया? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। अगर इस मॉनसून को देखें तो मई में अच्छी बारिश हुई और पूरा पहाड़ सैचुरेट हो गया, फिर जून में अच्छी बारिश हुई और जुलाई तक आते आते जो 7 से 11 जुलाई का जो एपिसोड था जिसमें कि अतिवृष्टि हुई, तब पहाड़ उस बारिश को समाहित करने में अक्षम रहा। अब उसके पश्चात लगातार चूंकि बारिश हो रही है, जब भी कोई भारी या अधिक भारी बारिश होती है तब पहाड़ जवाब दे देता है, तब कटाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कटाव के साथ में जो सॉइल मॉइस्चर का बोझ है, उसके साथ में जो
जो उसकी तरलता है वो बढ़ जाती है, और किसी बड़े स्ट्रक्चर का भार अगर वो ग्रेडियंट पर है, चढ़ाई पर है, तो वो पहाड़ नहीं सहन कर पाता और दरक जाती है। आता हूं राठौर साहब, मैं आपके पास नवीन भटनागर जी का मैं रुख करना चाहूंगा। नवीन जी, वैसे तो हर आपदा के अंदर जो एनडीआरएफ है हमेशा प्रमुखता से खड़ी रहती है, लेकिन जब पहाड़ी इलाके में आपदा आती है तो चैलेंज कितना बड़ा हो जाता है, और खासकर तब एक तरफ आपको रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाना है, एक बड़ा डेंजर जोन बन चुका है, वहां से लोगों को सुरक्षित भी निकालना है, और इस बात का भी ख्याल रखना है कि लोग जो प्रभावित हुए हैं उनका जीवन पटरी पर भी लौटे, उस दिशा में भी सोचना है। तो ये चैलेंज कितना बड़ा हो जाता है ऐसे में? देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि ये जो माउंटेन्स का टेरेंस है, इसका प्रेडिक्शन मुश्किल है। जब इसमें जो पहाड़ का पहाड़ खिसकता है, इसके साथ मड है, बोल्डर खिसक के नीचे आते हैं, और वो रोड्स वगैरह जो कंस्ट्रक्टिव चीजें हैं उनको तोड़ते हुए नीचे चले जाते हैं, रोडें फट जाती हैं। उसके अलावा जो सेडल डैम्स हैं, जो झीलें हैं, जो डैम्स हैं, वो ओवरफ्लो करने लग जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो मकान है, बिल्डिंग्स है, इनके नीचे जो मिट्टी है वो आपका खिसक जाती है, मिट्टी हट जाती है, रोड फट जाती है, और मकानों में क्रैक आ जाता है। देखिए, इसमें क्या हुआ है कि बादल भी फटा है। बादल फटने से क्या हुआ है, जो पानी का जो फ्लो आना था, पानी जितना रेन से आना था वो डबल आ गया, और उससे वो सस्टेन नहीं कर पाए जी। उसकी वजह से दूसरा, डैम्स के गेट बराबर पूरे नहीं खुल पाए, क्योंकि क्या होता है, डैमों के अंदर जो है ना, हर 6 महीने में बहुत ज्यादा सिल्ट इकट्ठी हो जाती है, और उससे जो गेट के जो खुलते हैं, वो गेटों पे जो है मिट्टी बोल्डर जम जाते हैं, उनको खोलना बड़ा डिफिकल्ट होता है। सेम चीज दिल्ली में भी हुई है। तो कहने का मतलब, जो ये इस तरीके से बाढ़ आती है, पानी फैलता है, और ये इस तरीके से, अच्छा पहाड़ों में क्या है कि जैसे ही ऊपर से पानी का प्रेशर आता है, वो नीचे तलवार की तरह चलता चला जाता है जी। वो जितना जाएगा उसका प्रेशर उतना ही होगा, क्योंकि इसके साथ पत्थर भी आते हैं, इसके साथ बड़े बड़े पेड़ आते हैं, और भी कई चीजें ऐसी आती हैं, बोल्डर्स वगैरह, जो नीचे तबाही मचाते हुए चले जाते हैं। और साथ साथ मिट्टी के अंदर जो पानी का प्रेशर होता है, आपको मैंने पहले भी और चैनल पे भी बताया है कि ये जो हमारी हिमालयन रिज है, ये यहाँ पर जो है ये सैंडी रॉक्स है, और इस पे लॉट ऑफ मड है, और ये है, तो इसकी वजह से क्या होता है, सैंडी रॉक जो है पानी को सोखती है जी। और ये जो डैम, लगातार डैम पे डैम बनाए जा रहे हैं, और लगातार पानी को जगह जगह रोका जा रहा है। इसके अलावा एक नेचुरल भी पानी रुक जाता है, जैसे पानी है आपका कहीं पत्थर गिरता है, कुछ होता है, और पानी के फ्लो में रुक जाता है, तो वहां ऑटोमेटिक जो है छोटा सा डैम बन जाता है, पानी का झील। और वो पानी नींव के लिए हानिकारक होता है, वो पानी जो मिट्टी की जकड़न होती है उसके लिए हानिकारक होता है, वो पानी फिर कटाव की वजह बनता है, और जब कटाव होता है तो इतने बड़े पैमाने पर तबाही की शक्ल हमारे सामने आ जाती है। कटाव एक बड़ी वजह बनता है इस तरीके से इमारतों के गिरने के, इस तरीके से जमीन के खिसकने के। अब सवाल यह है कि इस कटाव की वजह क्या है? क्या निर्माण के लिए जो पेड़ काटे जा रहे हैं वो इसकी वजह है? पानी को पैसेज नहीं मिल पा रहा वो इसकी वजह है? पहाड़ों की मिट्टी को कहा जाता है कि भुरभुरी मिट्टी है यहां पर, वो इसकी वजह है? ये वजह जो आपने बताई है वो सारी हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये वजह हमेशा रही हैं जी, तो अभी ही क्यों ये ऐसा इस टाइप का हो रहा है? और रीजन उसका यही है कि जिस तरकीब से पहले जिसको हम क्लाउड बस्ट बोला करते थे, वो क्लाउड बस्ट का ये हो रहा है कि ट्रफ, मैंने जैसा बोला कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन इतना रुका हुआ है और इतनी तेजी के साथ में बारिश हो रही है कंटिन्यूअसली कि वो सेचुरेशन आ रहा है, और ज्यादातर ये जो पहाड़ बने हुए हैं, पहाड़ हैं, उसके अंदर मड काफी है, मिट्टी काफी है, और मिट्टी ऐसी सिचुएशन में होती है कि वो ज्यादा देर तक रह नहीं पाती। लेकिन रीजन कुल मिला के ये है कि वो मिट्टी के ऊपर इतना लोड है चारों तरफ से, जिसकी वजह से हमने बिल्डिंगें और जो प्लानिंग, बिना प्लानिंग के साथ में बनाई हुई चीजें हैं, वो इतनी ज्यादा लोड उसकी वजह से आ गया है कि उसकी जो क्षमता है वो बहुत जल्दी सेचुरेशन हो रहा है पानी की वजह से, और वो ढह रही है। लेकिन इसमें मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अभी हम पूरी तरह से सक्षम हैं बारिश और ये सब चीजों के पूर्वानुमान लगाने का, लेकिन लैंडस्लाइड का जो प्रेडिक्शन सिस्टम है वो अभी हमको कम से कम बहुत तेजी के साथ में डेवलप करना पड़ेगा।
क्लाइमेट चेंज के आते हुए, क्योंकि देखिए उससे हम जो फिजिकल नुकसान होता है उसको तो नहीं बचा सकते, लेकिन यह है कि जान माल तो बचा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम साइक्लोन के अंदर हमारा बहुत अच्छा प्रोडिक्शन होता है जी। वह मौसम विज्ञान की तरफ से, और हम लोगों को शिफ्ट कर देते हैं। उसी हिसाब से जब हमको ऐसा लगे कि इस तरकीब से जो लैंड स्लाइडिंग का प्रोडिक्शन सिस्टम है, अगर 3 दिन पहले 5 दिन पहले भी मालूम पड़ जाए ये, तो हम कम से कम जान की तो रक्षा कर सकते हैं बनिस्बत की माल के। तो ये चीजें, जैसे राठौर साहब ने भी बताया कि ये इन सब चीजों की फ्रीक्वेंसी बढ़ने ही वाली है, और जिस तरकीब से हम इधर उधर का बिना प्लानिंग के साथ में निर्माण कर रहे हैं जी। इसके ऊपर भार ज्यादा पड़ने ही वाला है। और जब भी इस तरकीब की जो एक्सट्रीम इवेंट्स हुए और हम एकदम से मतलब बैड नहीं बट के बहुत बैड सिचुएशन के अंदर एकदम से आ जाते हैं, वर्नरेबल सिचुएशन के अंदर, और फिर ये जो आपदा आती है, इमरजेंसी होती है, उससे हम जूझ नहीं पाते। और गुफरान साहब, मैं आपके पास आता हूं। मैं राठौर साहब का यहां पे रुक करना चाहूँ। राठौर साहब, गुफरान साहब ने एक अहम बात यहां पर बोली कि केवल मौसम के प्रिडिक्शन से काम नहीं चलेगा। जो हालात हमारे पहाड़ों पर है वहां पर लैंडस्लाइड प्रिडिक्शन एक इंपॉर्टेंट, एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा आने वाले समय को देखते हुए। ऐसे में आप ये जो लैंडस्लाइड प्रिडिक्शन है, मौसम विभाग इन टेंडम काम करता है, सिविक एजेंसियों के साथ काम करता है, वार्निंग्स देता है, अलर्ट्स जारी करता है। तो यहां पर एक कैसे एक कलेक्टिव सिस्टम बनाया जाए जो इस दिशा में भी काम करे? डॉक्टर गुफरान साहब ने बहुत अच्छा विषय उठाया है। अभी जहां तक भूस्खलन के पूर्वानुमान संबंधी कोई प्रणाली हमारे देश में ऐसी स्थापित नहीं की गई है, पर उसकी आवश्यकता है जी। इसका जो ट्रिगर है वो चूंकि 2 बड़े ट्रिगर हैं, जैसा कि आप सभी ने बताया कि एक पहला तो अगर बहुत बारिश होती है तो भूमि की तरलता बढ़ जाती है और तब ये भूस्खलन होता है। दूसरा, भूकंप आए तो भूस्खलन आए। अब भूकंप का तो पूर्वानुमान है नहीं और बारिश का तो पूर्वानुमान है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अतिवृष्टि हो तो निश्चित स्थान पर भूस्खलन हो ही, और कब हो ये कहना बहुत मुश्किल है जी। तात्पर्य कहने का ये है कि आप इसका पूर्वानुमान तो नहीं कर सकते, अलबत्ता आप ये अवश्य कर सकते हैं कि आप उन स्थानों को चिन्हित करें जो कि वल्नरेबल है, और जो वल्नरेबल स्थान है वहां पर उस कोई ऐसा भू उपयोग नहीं हो जहां जैसा कि बड़ा भवन निर्माण हो या और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इस प्रकार के विनिर्माण व्यवस्थाएं वहां पर निषेध की जाए। ये बहुत आवश्यक है। अगर हम इतना ही कर लें तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, मैं सीधे यहाँ पे रुख करूंगा भटनागर जी का। भटनागर साहब, रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर समस्याएं, चुनौतियां वहां और बढ़ जाती हैं जहां पर लोग ज्यादा हैं, आबादी घनी है। इन पहाड़ी इलाकों के टेरेन को देखते हुए आप क्या सुझाना चाहेंगे ऐसे हालात से बचने के लिए? डैमेज को कम से कम, जानी नुकसान को कम से कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? क्या यहां पर फुटफॉल को सीमित करने की जरूरत है? हम टूरिज्म को देख के बड़ा खुश होते हैं, लेकिन हम शायद इस बात को इग्नोर कर जाते हैं उस दौरान कि ये जो आमद है, फुटफॉल है, ये प्रेशर को बढ़ा रहा है, ये भार को बढ़ा रहा है। इस दिशा में क्या कदम उठाए जाने चाहिए? बिल्कुल जरूरी है। जितना ये हैवी व्हीकल्स का मूवमेंट है वो तो तुरंत प्रभाव से रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, स्पेशली जब ये मौसम हो बारिश का या इस टाइप के क्लाउड बस्ट वगैरह का, उस टाइम उनको रोक देना चाहिए, हैवी व्हीकल, हैवी मूवमेंट्स को। और लाइट मूवमेंट को आप कंट्रोल वे में जारी रख सकते हैं और कोशिश करें कि जितना क्राउड कंट्रोल कर पाए उतना बेटर है। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये सब चीजें रोकना अपने हाथ में नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि मैं तो खुद रेस्क्यू में इन्वॉल्व रहा हूँ। मैं जानता हूँ कितना मुश्किल होता है आपका पहाड़ों पे रेस्क्यू करना, क्योंकि कीचड़, मिट्टी, बोल्डर इतने गिरते हैं, उनमें हम लोग फंस जाते हैं। तो उसमें हम अपने को बचाएं कि दूसरे को बचाएं। अभी जैसे मंदिर में वो गिर गया छत, उसके नीचे 22 लोग दब गए। अब आप बताइए, वहां से मैनुअली धीरे धीरे करके निकालना पड़ रहा है। अगर हम लोग, जैसे मॉडर्न टेक्निक आ गई है, इंडिया में भी है, विदेशों में भी है, हम लोग रोबोट का यूज कर सकते हैं। ये रोबोट ऐसे होते हैं जो कम प्लेस में भी, इनके आर्म्स होते हैं जो स्क्वीज करके, हमें काटने की, हैमरिंग की जरूरत नहीं है। वो बड़ी बड़ी छतें, मजबूत बिल्डिंग, मजबूत बोल्डर्स, उनको स्क्वीज करके तोड़ के अलग कर सकते हैं और कम टाइम में जल्दी कर सकते हैं। उसमें हमें मौका मिलता है
कि हम जल्दी से जाकर रेस्क्यू करके मैनुअली ले आए। तो भटनागर साहब ये कह रहे हैं कि केवल हमें प्रिवेंटिव मेजर्स ही नहीं उठाने हैं, बल्कि वो कदम भी उठाने हैं जो हमारे रेस्क्यू के दौरान मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, जो तौर तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, हालात को देखते हुए उनको भी हमें मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। हम तमाम मेहमानों से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच पीईसी डायरेक्टर प्रोफेसर बलदेव की बात सुन लेते हैं। इस आपदा को लेकर उनका क्या नजरिया है और कैसे इससे बचा जा सकता है। बलदेव जी, अगर हम बात करें पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की, पहाड़, बड़े बड़े पेड़, ये शान हिमाचल प्रदेश की हुआ करते थे, लेकिन आजकल लोग हैं वो पहाड़ों से और इन पेड़ों के दरकने से बहुत घबरा रहे हैं। क्या कारण है, क्यों दरक रहे हैं ये? पिछले 2-3 दशकों में डेवलपमेंट के नाम पे, इनफैक्ट वो चाहिए, बहुत सारी मैन मेड एक्टिविटी हुई है। उनकी ज़रूरत भी थी। आपको हाईवेज भी चाहिए, एडिशनल मकान भी चाहिए, बिल्डिंग्स भी चाहिए, कमर्शियल हाउसेस भी ऑटोमेटिकली साथ साथ आ जाते हैं। तो इन सब के लिए जगह चाहिए। उस जगह पे जब जब हम जाते गए तो किसी न किसी का हिस्सा हम एनक्रोच करते गए। उनमें हो सकता है ऐसा भी कि कुछ हमने नदी का रास्ता भी एनक्रोच किया है। फिर थोड़ा सा हमने पहाड़ों की नेचुरल स्लोप्स के साथ भी खिलवाड़ किया होगा। तो ये सारे फैक्टर्स कुल मिला के इस तरह की सिचुएशन ला देते हैं, इस तरह के हालात बना देते हैं जो पीछे अब हुआ है। सीधे रुक करेंगे गुफरान साहब का। गुफरान साहब, एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। एक तरफ बात आती है विकास की, वो भी जरूरी है। आबादी का जो दायरा बढ़ रहा है, जो जनसंख्या बढ़ रही है, उसको भी केटर करना जरूरी है। लोकल अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो उसके लिए पर्यावरण भी, पर्यटन भी जरूरी है और पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी है। अब मसला आता है कि ये फाइन बैलेंस मेंटेन कैसे किया जाए, इस संतुलन को कायम कैसे किया जाए, उस दिशा में क्या कदम उठाए जाए। बस यही सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ पे समस्या है कि हम आइसोलेशन में, हम लोग सब जो डिपार्टमेंट वाले हैं सब अच्छी तरह से काम करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन सब आइसोलेशन में करते हैं। एक आपदा इतनी बड़ी है जो बढ़ती जाएगी क्लाइमेट चेंज के आते हुए। तो मेरा एक जो सुझाव है वो ये है कि इस तरकीब का एक संस्था होना चाहिए या संगठन या जो भी चलिए आप बने, कमीशन या कुछ भी बनता है, जिसमें कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी मेकर्स, इम्प्लीमेंटर्स और बाकी जो लोग हैं उन सबको रखते हुए सब अपना अपना उसके अंदर सुझाव रखें जी। और अगर ये इस टाइप की जो संस्था का जो मैंने एक ताना बाना बताया आपको, अगर ये पहले से अगर होती तो आज की तारीख में वो मकान जो कि नाले पे बने हुए हैं, बिल्डिंगें बनी हुई हैं, या इतना चलिए मैं गुफरान साहब, मुझे राठौर साहब का यहाँ पर प्रतिक्रिया लेनी पड़ेगी। एक संस्था की बात वो कर रहे हैं, लेकिन कमेटियां तो राठौर साहब बहुत सारी बनी हैं, उनकी रिकमेंडेशंस भी आई हैं, उनकी सिफारिशें भी आई हैं, वो कहां चली जाती हैं, किस जगह किस कोने में पड़ी होती हैं, कोई ध्यान नहीं देता। अब मसला आता है एग्जीक्यूशन का। जो हमारी सिविक एजेंसीज हैं, जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कितने कारगर तरीके से काम करे। क्या वक्त आ गया है कि कोई बट नहीं चलेगा, एक दिशा में काम करना पड़ेगा। राठौर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है भाई। समस्याएं तो सभी को ज्ञात है, और लेकिन बस समस्या क्रियान्वयन की है। क्रियान्वयन करने का कोई संस्थानुगत तरीका अगर बनता है तो मैं समझता हूं, लेकिन जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, काफी हद तक सभी संबद्ध इकाइयों को उन्होंने एक साथ लाने का प्रयत्न किया है, और उसके चलते ही जो पूर्वानुमान है उसका विस्तारण, उसके बाद में चलते चलते एक छोटा सा कमेंट मैं भटनागर साहब से भी करूंगा, क्योंकि आप ऐसे ऑपरेशन से जुड़े रहे हैं। क्या आपने देखा कि जिस जगह पहले आप ऑपरेशन करने गए थे उसके बाद अगर कोई आपदा वहां पर आई तो हालात में कुछ बदलाव हुआ, कुछ एग्जीक्यूशन हुआ, कुछ दिशा में काम हुआ, या फिर केवल जिस समय हादसा होता है, आपदा आती है, उस समय सब लोग गंभीरता दिखाते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, उस टाइम गंभीरता दिखाते हैं और बाद में वो धीरे धीरे साइलेंट हो जाते हैं। मैं नेशनल चैनल से, आपके चैनल से बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि करोड़ों रुपया हम राज्य सरकारों को देते हैं सेंटर से। मुझे ये पता नहीं लगता वो क्या उनको बाधा है जो खर्च नहीं कर
सकते। अभी इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, इंडिया में अवेलेबल है, ना हम रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना हम दूसरे जो रेस्क्यू इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि देखिए हम रेस्क्यू में हम रहते हैं, हमें पता है एनडीआरएफ की तरफ से कि कितना मुश्किल होता है, और हमारे लिए 1 घंटा जो है साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो कई दिशा में एक साथ कई कदम उठाने की जरूरत है, और ये एफर्ट केवल एक दिशा में नहीं हो सकता, सामूहिक एफर्ट होगा जिसमें तमाम एजेंसीज को, तमाम लोगों को मिलकर कदम उठाने पड़ेंगे। विकास भी हो, संरक्षण भी हो, लोगों की सुरक्षा भी कायम रहे, एक संतुलन मेंटेन किया जा सके, इस दिशा में गंभीरता से सोचना होगा। नतीजा यही है और उपाय भी है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।